हेलो। जावा की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे दो क्वेश्चन। सबसे पहला है स्विंग का एमवीसी आर्किटेक्चर और उसके बाद डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स जो जावा में होते हैं। तो एमवीसी आर्किटेक्चर हम एक बार पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। सो एक बार दोबारा से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। एमवीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? टू सेपरेट द different logics of a application. So it is basically used to separate various logics or logical designs or layers in a application. So basically तीन इसमें layers होती हैं। सबसे पहले होता है मॉडल। मॉडल क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट इंफॉर्मेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद अ कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक चेकबॉक्स एक कंपोनेंट है तो उसकी स्टेट की इंफॉर्मेशन मतलब क्या वो चेक्ड है, मतलब क्या वो सिलेक्टेड है या क्या वो अनचेक्ड है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन देखता है? ये देखता है मॉडल जो लेयर है। इसके बाद बात आती है व्यू की। व्यू का मतलब होता है कि कैसे आपका कंपोनेंट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। सो इट बेसिकली डील्स विद द विजुअलाइजेशन पार्ट, या जिसको आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन, कि किस तरह से आपने एक कंपोनेंट को स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट किया है, डिस्प्ले किया है। उसके बाद आता है थर्ड, कंट्रोलर। नाउ हाउ द कंपोनेंट रिएक्ट टू अ यूज़र। ठीक है, सो जैसे कि चेकबॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं कि चेकबॉक्स हमारा चेक्ड है तो हम डिस्प्ले कराएंगे हेलो, और अगर चेकबॉक्स हमारा अनचेक्ड है तो हम कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ दिस कंपोनेंट चेकबॉक्स हम कुछ इवेंट कर रहे हैं, कुछ हम डिस्प्ले करा रहे हैं, कुछ हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं अपने रिजल्ट में, अपने व्यू के अंदर। तो वो होता है कंट्रोलर। ठीक है, नाउ लेट अस सी अ सिंपल डायग्राम ऑफ ऑल दिस थ्री, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। सो उसके लिए डायग्राम हम सिंपल सा एक बनाएंगे। हमारे पास है मॉडल, देन व्यू एंड फाइनली कंट्रोलर। ठीक है, सो यही तीन चीज़ें। अब इसमें देखो करते कैसे हैं। इसमें हम सबसे पहले मॉडल जो है वो पास करेगा डेटा को किसके पास? व्यू के पास, फॉर रेंडरिंग। ऐसे ही व्यू भी कंट्रोलर के पास डेटा भेजेगा, कंट्रोलर मॉडल के पास भेजेगा। अब होता कैसे है, किस तरह से होता है ये देखते हैं एक बार। अब देखो व्यू जो है, व्यू डिटरमाइन करेगा कौन सा इवेंट कंट्रोलर के पास भेजना है। जैसे कि यहाँ पे चेकबॉक्स था तो चेकबॉक्स अगर सिलेक्ट हुआ तो वो वाला इवेंट हम भेजेंगे। सो इट डिसाइड्स और डिटरमाइंस विच इवेंट टू बी सेंड। अब जो इवेंट इस कंट्रोलर को मिला उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? अपने मॉडल को अपडेट करेगा। सो इट अपडेट्स द मॉडल एंड फाइनली ये मॉडल क्या करेगा? ये डेटा को पास करेगा किसके पास? अगेन व्यू के पास। ठीक है, सो इस तरह से पूरा ये जो एमवीसी आर्किटेक्चर है ये काम करता है। स्विंग्स का कह लो, चाहे आप एडब्ल्यूटी का कह लो, चाहे आप जेएसपी का कह लो, इसमें पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से है। नाउ लेट अस सी दी सेकंड क्वेश्चन विच इज़ एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। सो जावा में बेसिकली ये चार डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। अब एक्सेस मॉडिफायर करता है क्या है? दे स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी और स्कोप ऑफ फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर और क्लास। बेसिकली ये क्या बताता है कि हम किसी मेथड को, कंस्ट्रक्टर को या वेरिएबल को या क्लास को कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। सो इट स्पेसिफाइज द स्कोप और टिल वेयर वी कैन यूज़ मेंबर्स, किस हद तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस यही है। चार हैं, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट का जो एक्सेस लेवल होता है दैट इज़ ओनली विद इन द क्लास। सिर्फ क्लास के अंदर ही आप उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता।
डिफ़ॉल्ट वाला इज़ एक्सेसिबल within outside the class also, within and outside the class, but within a package. मतलब पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं होगा, पैकेज के अंदर कहीं पे भी एक्सेस हो जाएगा डिफ़ॉल्ट वाला. देन बात आती है प्रोटेक्टेड की. प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस आउटसाइड द पैकेज बट ओनली थ्रू इनहेरिटेंस. सो इट can be accessed outside the package but in child class. Then public can be accessed anywhere. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैं आपको ये चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनका क्या पर्पस है बेसिकली. सो लेट अस टेक अ क्लास ए ली मैंने. यहाँ पे अगर मैं एक बना रहा हूँ प्राइवेट इंट आई और इसकी वैल्यू मैंने रखी 10. ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, लेट अस से क्लास बी, एंड दिस क्लास इज एक्सटेंडिंग दिस क्लास, सो एक्सटेंड्स ए लाइक दिस. अगर मैं इस वाले मेंबर को आई को जो कि प्राइवेट है इसके बाहर, इस क्लास के बाहर मान ले कि क्लास बी में एक्सेस करने की कोशिश करूँगा कुछ इस तरह से, तो ये आपको एरर देगा. सो दिस इज़ एन एरर, क्योंकि प्राइवेट वाला इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकता. सो आई का जो स्कोप है, वेरिएबल आई का जो स्कोप है वो सिर्फ इस क्लास तक है. ठीक है, नाउ लेट अस टेक वन मोर. अगर मैं कहता हूँ इंट j इज इक्वल्स टू 5, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ पैकेज p1 और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ पैकेज p2. बेसिकली हमने क्या करा, क्लास ए को एक पैकेज में रखा और अब क्लास बी को एक दूसरे पैकेज में रख रहे हैं. अगर मैं अब यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ system.out.println, तो ये मुझे एरर देगा. क्यों एरर देगा? क्योंकि जो j है वो आउटसाइड द पैकेज यूज़ नहीं हो सकता. ठीक है, बट अगर इसी पैकेज की एक और क्लास होती, सपोज़ एक और क्लास होती इसी पैकेज की क्लास सी, और इसके अंदर अगर हम इसको एक्सेस कर रहे होते तो ये अलाउ कर देता. मतलब क्लास सी एक्सटेंड्स अगर हम करते ए तो ये अलाउ कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. विद इन अ पैकेज आप यूज़ कर सकते हो. अगर हम बनाते हैं पब्लिक इंट k इज इक्वल्स टू 20 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println k, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रन करेगा, क्योंकि एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कहीं पे भी रन कर सकता है. सो नो एरर. ठीक है, अब अगर हम एक बनाते हैं प्रोटेक्टेड इंट l इज इक्वल्स टू 30, और अगर मैं इसको ऐसे लिखता system.out.println l, सो एट दिस पॉइंट अभी एरर है. ठीक है, प्रोटेक्टेड को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. हाँ, प्रोटेक्टेड को आप एक्सेस कर सकते हो. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इस क्लास को इनहेरिट कर रखा है. सॉरी, दिस प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू दिस इनहेरिटेंस. बट अगर ये नहीं होता एक्सटेंड से, अगर ये नहीं होता एक्सटेंड से, सपोज दिस इज नॉट देयर, देन दिस लाइन विल शो यू एरर. ठीक है, तो ये लाइन आपको एरर शो करती. सबसे पहला क्वेश्चन है, एक जार फाइल के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और उसके स्टेप्स लिखने कैसे क्रिएट करते हैं. सो जार फाइल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. जैसे सबसे पहले बेनिफिट तो क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. देन कंप्रेशन ऑफ ऑल द फाइल्स एंड रिसोर्सेज देता है. पोर्टेबिलिटी है कि आप एक ही सिंपल आर्काइव फाइल को कहीं से भी इधर से उधर आप सिंपली मूव कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और आपका पूरा जावा का एप्लीकेशन दूसरे सिस्टम पे रन कर जाएगा. एंड रिड्यूस डाउनलोड टाइम. क्यों? क्योंकि जो फाइल्स हैं उसका जो साइज़ है वो कंप्रेस हो गया है तो कम होगा. तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जार फाइल के.
नाउ लेट अस सी द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग जार फाइल। बहुत सिंपल सी एक कमांड है जो आपको लिखनी है। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसको आप कंपाइल करोगे। लेटर से मैंने लिखा क्लास ए, इसे मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। देन आफ्टर कंपाइलेशन इसकी क्या बनेगी, एक डॉट क्लास फाइल बनेगी। और जावा में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, डॉट क्लास फाइल्स ही एग्जीक्यूटेबल होती हैं। सो आफ्टर कंपाइलेशन इसकी डॉट क्लास क्या बन गई, ए डॉट क्लास। पहला स्टेप तो यही था कि क्लास फाइल जनरेट करना किसी भी जावा की फाइल के। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेट अस से ये वाला जो फाइल था ये सी डायरेक्टरी के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट से सी डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा और उसके बाद आपको कमांड लिखनी है जार, दैट इज़ जावा आर्काइव। देन कुछ पैरामीटर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो सेट करनी है। जैसे कि मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे CVMF। देन जो आपको फाइल का नाम रखना है, लेट अस से मैंने रखा a.jar। और इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होंगी, तो मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं, a.class। तो इस कमांड से आपकी जावा की आर्काइव फाइल बन जाएगी, जार फाइल सिंपली क्रिएट हो जाएगी। इतना सा आपको काम करना है। अब इसमें CVMF के बारे में देख लेते हैं कि किसका क्या मतलब है। C का मतलब होता है क्रिएट, एक नई जार फाइल क्रिएट करना। V का मतलब होता है वर्बोस आउटपुट। ठीक है, देन M का मतलब होता है इट इंक्लूड मैनिफेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल। एंड F का मतलब होता है वी आर स्पेसिफाइंग द आर्काइव फाइल नेम। सो स्पेसिफाइज आर्काइव फाइल नेम। आप इसी को इस तरह से भी कर सकते हो, जार -cf एंड सेम आगे का। सो दिस इज द स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ जार फाइल। सो नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू मल्टी थ्रेडिंग। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या होते हैं और थ्रेड्स को क्रिएट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सो दोनों चीज़ देखेंगे हम कि थ्रेड्स क्या हैं और थ्रेड्स को क्रिएट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। सो थ्रेड्स के बारे में देखते हैं। थ्रेड्स आर लाइट वेटेड सब प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस का भी पार्ट होता है। एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, या हम कह सकते हैं थ्रेड्स आर द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, और मेन जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन है रिलेटेड कि थ्रेड्स को क्रिएट करने के कौन से दो तरीके हैं जो जावा ने दिए हुए हैं। सो बेसिकली थ्रेड्स को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और एक है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। और दोनों को आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन विद प्रोग्राम। तो हम दोनों का प्रोग्राम देखेंगे एक सिंपल सा, किस तरह से हम थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं विद दिस टू मेथड्स। सबसे पहले बाय एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास। तो क्या करना है, क्रिएट अ थ्रेड क्लास, लेट अस से क्लास T1। अब आपको एक्सटेंड करनी है कौन सी क्लास, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है। सो एक्सटेंड्स थ्रेड। इसके बाद क्या करना होता है, हमें रन मेथड को ओवरराइड करना है। सो पब्लिक वॉइड रन, और इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। लेट अस से मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे ABC। ठीक है, अब यही वो मेथड होता है जो ओवरराइड करना कंपलसरी होता है फॉर क्रिएटिंग अ थ्रेड। देन वी हैव दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास दैट इज T1। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया object1 इक्वल्स टू न्यू T1। अब इससे आपको थ्रेड को रन करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट मेथड को कॉल करना होता है। सो object1 डॉट स्टार्ट। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ क्रिएटिंग ए थ्रेड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास। अब देखो इसमें है क्या, स्टार्ट मेथड है, ये क्या करेगा, इट स्टार्ट्स द थ्रेड
थ्रेड क्लास का मेथड है, हमने कॉल किया है इस क्लास से। अब इसके अंदर अगर डेफिनेशन नहीं मिल रही है, यहाँ पे तो डेफिनेशन नहीं है स्टार्ट की, तो कहाँ ढूंढेगा वो थ्रेड में। अब स्टार्ट मेथड क्या करता है, थ्रेड को स्टार्ट कर देता है, रनेबल स्टेट में डाल देता है, वो प्रोसेस की वेट करता है, प्रोसेसर का वेट करता है। जैसे ही प्रोसेसर मिलता है, ये वाला जो मेथड है रन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो ये तरीका था विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास। अब देखते हैं कि रनेबल इंटरफेस से किस तरह से हो सकता है। तो सेम हम यहीं पे इसी की तरह बनाएंगे। सो क्लास T1, अब यहाँ पे एक्सटेंड्स थ्रेड नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स रनेबल, क्योंकि इंटरफेस है तो लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स। दिस इज RUNNABLE रनेबल। अगेन रन मेथड, सो पब्लिक वॉइड रन, इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। मैं प्रिंट करा देता हूँ XYZ अब यहाँ पे, ठीक है। Then we have this public static void main. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब हमें क्या करना है, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो पहले क्रिएट करेंगे। सो T1 object1 इज इक्वल्स टू न्यू T1। अब T1 डॉट स्टार्ट को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थ्रेड क्लास अभी तक नहीं है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दिस टू। अब आपको यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इससे आपको कॉल करना है। सो T डॉट स्टार्ट, और थ्रेड क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो इसका पैरामीटर आपको देना है इसका ऑब्जेक्ट का नाम, दैट इज object1। थ्रेड क्लास के अंदर पैरामीटर क्या दोगे, इसका ऑब्जेक्ट, देन वी कैन कॉल T डॉट स्टार्ट। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दिस टू मेथड्स। सो जो डिफरेंस है उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक लाइन है जिसका डिफरेंस आएगा। अब प्रेफर कौन सा करोगे, ये वाला प्रेफर करोगे, ये वाला प्रेफर करोगे, कई बार डिपेंड करता है जो प्रोग्रामर्स हैं। जनरली इसका कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस को यूज़ करना है, मतलब आपको थ्रेड भी बनाना है और किसी और क्लास को भी आपको एक्सटेंड करना है, तो आप रनेबल इंटरफेस का यूज़ कीजिए, क्योंकि आप जावा में दो क्लासेस को डायरेक्टली एक्सटेंड नहीं कर सकते। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.